हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का चैप्टर नंबर 13 में। और हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एनिमल पैरासाइट्स और पढ़ेंगे उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कुछ ऐसे इंसेक्ट कह दो, जीव कह दो, एनेलिड्स कह दो, है ना, आर्थ्रोपोड्स कह दो, जो हमें नुकसान करते हैं या फिर फायदा पहुंचाते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। और सबसे पहला उसके अंदर है फ्ली फ्ली फ्ली, पिशु पिशु पिशु। ये तो सारे के सारे एक एक ऑब्जेक्टिव लाइन है, ऑब्जेक्टिव लाइन टाइप में है। फ्ली या पिशु, इसका नाम होता है पोलेक्स इरिटेंस। पोलेक्स इरिटेंस मेरा रे, पोलेक्स इरिटेंस, पोलेक्स इरिटेंस। फ्ली तो पोलेक्स इरिटेंस, पोलेक्स इरिटेंस। या जेनोप्सिला कियोपिस, जेनोप्सिला कियोपिस। मारो रफली तो पोलेक्स इरिटेंस रे, मारो रफली तो पोलेक्स इरिटेंस रे। या होवे यो जेनोप्सिला कियोपिस पिशु, पिसो 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 पिसो, पोलेक्स इरिटेंस पिसो 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 पिसो, जेनोप्सिला कियोपिस पिसो पिसो। अब ये होता कैसा है? ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ये तो शहद रखने वाले होते हैं ना, वो चीनी को ओढ़ के रखते हैं। ये वाला उसका था भी, मक्खी वाला। ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता, ऐसा, ठीक है, ऐसा होता। आपकी बुक में भी डायग्राम है, इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। इसकी स्टडी कर रहे हैं। एक तो इसके पंख नहीं होते, बिना पंखों का होता है, पंख नहीं, विंगलेस होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम होता है इसका आर्थ्रोपोडा। ऑर्डर साइफेनोप्टेरा। तो फाइलम 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 आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा संघ। ऑर्डर, ऑर्डर साइफेनोप्टेरा, साइफेनोप्टेरा, PHONPTERA, साइफेनोप्टेरा। ये क्या होगा इसका ऑर्डर? तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऑर्डर साइफेनोप्टेरा। ऑर्डर क्या हो गया? साइफो या सिफो कह दो, एन और आएगा, साइफोनेप्टेरा। दोबारा लिख देते भाई, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। ऑर्डर या गण साइफोनेप्टेरा, लास्ट में ए और है, साइफेनोप्टेरा। क्यों? साइफोनेप्टेरा ऐसे भी कह सकते हो, साइफोनेप्टेरा। ये पक्षियों पर लगता है, स्तनधारियों का बाह्य परजीवी है। किस किस पे लगता है? फ्लिया पेसो, बर्ड्स पे लगता, और लगता बर्ड्स पे लगता, मेमल्स पे लगता, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये हमारे भी लग सकता है। तो पक्षियों का और मेमल्स का, स्तनधारियों का एक्टोपैरासाइट है, बाहर की तरफ लगता है जूं चिचड़ी की तरह ही। और अपने मेजबान का, अपने होस्ट का चूसता है खून। मुझको खून ला के दो, मेमल्स या बर्ड का, और मुझको खून ला के दो। किसका? मेमल्स का, अपने मेजबान का। किसके साथ चूसता है भाई? पक्षियों का और स्तनधारियों का खून चूसता है। इसकी लंबाई क्या होती है? 3 से 5 mm। फ्ली की लंबाई, पिसु की लंबाई 3 से 5 mm। इसकी पिछली वाली टांगे, इसकी भी क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसी की ऐसी टांगे ग्रास होपर में भी आई थी, है ना। पीछे की टांगे ना, मेटाथोरिक्स वाली, है ना, वो बड़ी शक्तिशाली होती है। अपनी पिछली टांगों से, ये भी अपनी शरीर की लंबाई से भी
50 गुना ज्यादा कूद सकता है। तो पीछे ही पीछे की जो टांगे हैं जंपिंग लेग होती है, यूं कह सकते हो। और कितने गुना अपनी लंबाई से कितना गुना कुदा सकती हो? 20 गुना कुदवा सकती है फ्ली या पिस्सू की पीछे ही पीछे की टांगे। पूरी दुनिया में इसकी 2500 स्पीसीज है बेटा, 2500 स्पीसीज मिलती है पूरी दुनिया में। अब एक एक लाइन के वर्ड है सारे के सारे। देखो इसके जो माउथ पार्ट होते हैं, चुबाने, चूसने वाले, चुबाने, चूसने वाले, चुबाने, चूसने वाले, चुबाने, चुबाने बोले तो पर्सिंग, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। सबके माउथ पार्ट अलग अलग है भाई साहब, अच्छी तरह से याद करना बेटा सबको। शरीर पे प्लेटें लगी होती है, इनको कहते हैं स्क्लेराइट। वो मैं आपको आर्थ्रोपोडा में पढ़ा चुका हूं। उसी स्क्लेराइट को तो बोलते हैं यहां पर हो तो स्टर्नम या स्टर्नाइट, पीछे की साइड ऊपर की साइड हो तो जैसे ये है, ये मान लेते हैं कोई इंसेक्ट है तो इसके यहां जो प्लेट आएगी नीचे की साइड में वो तो स्टर्नम या स्टर्नाइट। ऊपर वाली क्या है? टर्गम या टर्जाइट। और ये साइड वाली क्या है? साइड वाली, साइड वाली कहलाती है प्लूरा या प्लूराइट। लेकिन इनको एक वर्ड में बोले तो ये प्लेटें कहलाती है स्क्लेराइट। एक वर्ड में सभी को बोले तो स्क्लेराइट। सभी कीटों का शरीर जिनके एक्सोस्केलेटन होता है ना, उनकी प्लेटें कहलाती है स्क्लेराइड। स्क्लेराइड हिंदी में कटक भी कहते हैं। तो पूरी बॉडी किससे ढकी हुई है? स्क्लेराइड से ढकी हुई है, कटक से ढकी हुई है, या यूं कहे कि क्यूटिकल की प्लेटें लगी हुई है। ऊपर प्लेट, नीचे प्लेट, साइडों प्लेट ऐसे लगी रहती है। राइट भाई। नेत्र जो होते हैं ना आंखें, वो कंपाउंड आईज इसकी भी। अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब ग्रास ऊपर की भी कंपाउंड आईज आई थी, उसके 3 यूनिट आई थी, 3 ओसिलाई आई थी। कोकरोच में 2000 होती है। तो इसका भी नेत्र कैसा होता है? कंपाउंड। सिर वक्ष तो होता है छोटा, लगभग सभी के छोटे होते हैं। जो हेड होता है या थोरेक्स होता है ना, वो तो छोटे होते हैं सबके ही। और उधर होता है बड़ा, उधर होता है बड़ा, इधर होता है बड़ा। उधर कैसा है? बड़ा है। तो सिर, हेड और थोरेक्स तो छोटा, एब्डोमेन बड़ा। पिछले पैर, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कूदने के लिए बहुत जोरदार होते हैं, है ना, कूदने के लिए जंपिंग टाइप के होते हैं। 18 सेंटीमीटर ऊंची छलांग लगा सकता है और 33 सेंटीमीटर लंबे। ते तो पिस्सू ने कुदवा दो ये 18 सेंटीमीटर ऊंचो रे, थे तो फ्लीन कुदवा दो रे 33 सेंटीमीटर लंबो। इसका मेटामॉर्फोसिस होता है ना, वो कंप्लीट होता है। जानते हो पूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसके चारों स्टेज आती है। अंडाए, लार्वाए, प्यूपाए, प्रोड, एग, लार्वी, प्यूपा, अडल्ट। सब क्वेश्चन एक है एक कि कायांतरण कैसा पूर्ण है, जिसमें अंडा आता है, लार्वा आता है, प्यूपा आता है और अडल्ट आता है। नर और मादा दोनों ही खून चूसते हैं। मेल और फीमेल दोनों फ्ली क्या करते हैं? रक्त रूपी भोजन प्राप्त किए बिना जनन कर ही नहीं पाते। इट कांट रिप्रोड्यूस। कृष्ण जी कहां गए? ये बंद हो गई। बिना खून चूसे ये जिंदा नहीं रह सकते, मतलब जनन नहीं कर सकते। और ये इसका डायग्राम जरूर बना के प्रैक्टिस कर लेना भाई साहब। मैंने दिखा भी दिया आपको अभी, ये वाला है ना, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो ये है। क्यों? इसका डायग्राम बना के पूरा पूरा जो है ना, ये आगे वाला हेड हो गया, हेड इतना सा। तो फिर ये कौन हो गया? 3 पार्ट, थोरेक्स, और लास्ट वाला लंबा सा क्या हो गया? एब्डोमेन। ये पीछे पीछे की टांगे देखो, ये बहुत भयंकर होती है इसकी, तगड़ी वाली होती है, तगड़ी वाली है ना। फीमर टिबिया टार्सस, वो तो वही है, कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्स। ये माउथ पार्ट आ गया आगे, ये आई हो गई है ना, ये प्रोनोटल कॉम्ब हो गया, स्पाइरिकल्स छेद जिनसे श्वास लेता है, क्लेस्पर हो गया, ये सारे हो गया। अब लेते हैं इसका आर्थिक महत्व है कि आगे देखो क्या है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। आर्थिक महत्व डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लियो बेटा, कुछ भी आ सकता है। बायोलॉजी डायग्रामों की भी लॉजी होती है, बायोलॉजी डायग्राम की भी लॉजी है। यहां पर आएगा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व। हम क्यों पढ़ते हैं इसको? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमारे लिए क्या इसका महत्व है, क्या नुकसान करता है, क्या फायदा करता है, ये पढ़ेंगे हम।
ठीक है। एक तो ये वार्म ब्लडेड जितने भी होते हैं ना, हम लोग वार्म ब्लडेड है ना। जैसे मानव गर्म खून वाले, हमारा जो है ना बॉडी का जो टेम्परेचर या ब्लड का जो टेम्परेचर है ना, वो वातावरण के हिसाब से चेंज नहीं होता, इसलिए हमें सर्दियों में सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है। तो हम आते हैं गर्म खून वाले वर्टिब्रेट या कशेरुकीय, वर्टिब्रेट है ना भाई। तो ये गर्म खून जो वाले जो कशेरुकीय है ना, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वर्टिब्रेट्स, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, केट या बिल्ली है ना, खरगोश, चूहा, पक्षी, गिलहरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें अपने माउथ पार्ट को पर्सिंग करता है, क्योंकि इसके माउथ पार्ट होते ही कैसे, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, मच्छर वाले जैसे, अंदर डालता है और डाल के चूस लेता है, ठीक है, मुखांग डालता, खून चूस लेता है। इसके काटने पर ऐसा लगता है जैसे कोई मच्छर काट गया हो, ऐसे लगता है, काटने में मच्छर के साथ निशान बढ़ जाता है और फिर सूजन आके खुजली चलना शुरू, बाद में चमड़ी पे एलर्जिक सी हो जाती है पूरी बॉडी पे, और कुछ सप्ताह में चमड़ी क्या हो जाती है, पपड़ी टाइप में बढ़ जाती है चमड़ी के ऊपर। दोबारा सुनो, इसने अपने चुभाने और चूसने वाले, बोले तो पर्सिंग और सकिंग टाइप माउथ पार्ट से डंक मारा, चूस लिया, और चूसने से काटने जैसे निशान बन गए, खुजली चलने लग गई, एलर्जी हो गई। फिर कुछ सप्ताह बाद में क्या हुआ, खुरदरी पपड़ी बन गई, पपड़ी। अगर किसी को लगातार बार बार फ्ली काटता है, किसी एनिमल को या किसी इंसान को, तो उसके बाल भी झड़ सकते हैं, हेयर ड्रॉप हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है, ठीक है भाई। पालतू पशु जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, मुर्गियां है, इन सभी में बेटा आर्थिक नुकसान हो जाता है, लाखों रुपए का खर्चा भी लग जाता है सही करवाने के चक्कर में। तो जो पालतू पशु, डोमेस्टिक एनिमल्स, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गियां, ये सब इससे अफेक्ट होती है, इकोनॉमिक लॉस होता है, लाखों रुपए का खर्चा और चिकित्सा व्यय और लगता है। चिकित्सा व्यय जानते होंगे, डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ता है, मुर्गियां दिखानी पड़ती है, भैंस, बकरी, भेड़ दिखानी पड़ती है। इसके अलावा एक तो नुकसान ये हो गया सीधा सीधा कि खून चूसता है, एलर्जी बढ़ जाती है, पपड़ी बढ़ जाती है, ज्यादा बार काटे तो बाल झड़ जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, नुकसान, आर्थिक नुकसान हो जाता है। अगला नुकसान ये है कि बीमारियां फैलाता है। बीमारी फैलाने वाले जितने भी वायरस है, विषाणु और बैक्टीरिया या जीवाणु, वो मानव और पशुओं में इधर से उधर फैला देता है। जैसे प्लेग, प्लेग का नाम सुना, बहुत भयानक महामारी के रूप में आती है। पिस्सू द्वारा प्लेग बीमारी का जीवाणु जब काले चूहे यानी रेटस रेटस को काटा, किसी पिस्सू ने काले चूहे को काटा, पिस्सू ने काटा रेटस रेटस काले चूहे को, तो प्लेग करने वाला जो जीवाणु है ना, बैक्टीरिया, वो किस में आ गया बताओ, चूहे से किस में आ गया, सिर्फ फ्ली में आ गया, पिस्सू में आ गया। भाई एक वैसे तो ओरिजिनली मान लो चूहों में है, चूहों में होता है रेटस रेटस में, लेकिन रेटस रेटस को किसने काट लिया, फ्ली ने काट लिया, पिस्सू ने काट लिया, तो रेटस रेटस चूहे से किसके अंदर आ गया, सर वो तो फ्ली में आ गया, फिर फ्ली या पिस्सू ने किसी आदमी को काट लिया तो उसके प्लेग लग गई, और कई बार ये महामारी बन के आ चुकी है प्लेग। इसका मतलब पिस्सू का ये भी बड़ा नुकसान है कि ये कई सारे वायरस और बैक्टीरिया फैलाता है, जैसे प्लेग इसी की वजह से फैली थी। कोई चूहे ने थोड़ी आदमी को काटा, इस फ्ली ने काटा चूहे को, फिर बाद में आदमी को काट लिया, तो चूहे इस फ्ली में आ गई, फ्ली से फिर आदमी में चले गया। और कई बार आज तक ये प्लेग बहुत बार आ चुके, देखो अब तक मानव आबादी का ज्यादातर हिस्सा है ना अतीत में मारा जा चुका है। पास्ट में बहुत बार ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हुई है इससे, बहुत बार बहुत सारे लोग मरे हैं। जैसे 1343 में और 1353 में यूरोप की 1/3 मानव आबादी, 1/3 ह्यूमन पॉपुलेशन प्लेग से कम हो गई थी। जैसे 1 लाख आदमी है ना, या यूं कहे कि 10 लाख आदमी है, तो 3.25 लाख आदमी मर गए, मतलब हर 3 में से 1 मर गया था यूरोप में 1343 और 1353 में। तो ये है पूरी की पूरी पहला आपका फ्ली या पिस्सू। जोक 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 नया आ गया लीच या जोक, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, लीच लीच लीच, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, लीच लीच लीच, जोक, ये रे लीच या जोक, लीच या जोक, फिर नेट में प्रॉब्लम आ रही, चलो अभी दिखा देंगे, आपकी बुक में भी ये दो। ये केचुआ के परिवार में आता है। अभी थोड़ी देर पहले अर्थवर्म पढ़ा था ना एनिलिडा का, फाइलम एनिलिडा,
क्लास हेरोडीनिया, ऑर्डर नेथो, गनेथो बोलेंगे, नेथो नेथो बोलते हैं, नेथोब्डेलिडाइडा या ब्डेलिडा ऐसे बोलते हैं। दोबारा देखो, फाइलम एनेलिडा, क्लास हेरोडेनिया, ऑर्डर नेथोब्डेलाइडा, गनेथोब्डेलाइडा, गे को बोलते नहीं वैसे, ये इन्होंने गे गलत लगा रखा है। तो लीच, लीच केचुए का भाई है, परिवार का है, उसी के फाइलम में आता है। हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा इसका नाम है। जोक, जोक जोक लीच है तो जोक बाबा जोक, हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा, जोक बाबा जोक, हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोस, फाइलम एनेलिडा, क्लास हेरोडीनिया, ऑर्डर ग्नेथेब्डेलाइडा, ऐसे रहते हैं। रहती कहाँ है? पानी में रहती है। झीलों में जोक है, तालाबों में जोक है, दलदली मिट्टी में जोक है, इन सब में जोक है। जोक बोले तो चुटकुला नहीं रे, जोक बोले तो लीच। क्यों नहीं चल रहा भाई, क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? ये रहा ना आपके बुक में, दिखाते चलो। जोक ये रे देखिए काचू, ये वाली देखिए। तो कहां मिलती है? झीलों में मिलती है, तालाबों में मिलती है, गीली दलदली मिट्टी में भी जोक मिलती है। और ये होती कैसी है? गहरे भूरे रंग के, भी दिखा दी ना आपको, गहरे भूरे रंग की होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी। केचुआ 15 सेंटीमीटर आया था 12वीं की बुक में, वैसे 15 से 20 होता है, और ये 10 से 15 होती है। भूरे भूरे रंग की होती है, चपटी सी होती है, फ्लेट सी, और 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती। इसकी बॉडी ना 33 भागों में बढ़ती है, 33 सेगमेंट। केचुए की कितने बांटी आपने? सर 100 से 120, 100 to 120। इसकी कितनी बढ़ती है? अंदर से तो 33, लेकिन बाहर से आपको 2 से 5 ही दिखेंगे। अंदर कितने सेगमेंट है? सर 33, वास्तव में 33 है, लेकिन बाहर से 33 दिखते नहीं है, 2 से 5 ही दिखते हैं। बाहर से 2 से 5 दिखेंगे सर्कुलर रिंग्स, और बाकी 33 होते हैं टोटल सेगमेंट। केचुए से तो कम ही है भाई साहब, केचुआ तो 100 से 120 लेके घूम रहा है, 100 to 120। तो ये अंदर 33, बाहर 5 सर्कुलर रिंग्स होती। ये भी द्विलिंगी है। ये भी क्यों लगाया मैंने? क्योंकि केचुआ भी द्विलिंगी था, हर्मेफ्रोडाइट था, नहीं था क्या मोनोसियस? तो ये भी द्विलिंगी है, मेल और फीमेल दोनों, जोक में भी मेल और फीमेल दोनों, अर्थवर्म में भी। तो उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है। 10वें खंड में नर जनन छिद्र, मेल बोले तो 10th सेगमेंट, फीमेल बोले तो 11th सेगमेंट। 10 में नर जनन छिद्र है, 11 में मादा जनन छिद्र, 10 में मेल गोनोपोर या मेल अपर्चर, और 11 में फीमेल अपर्चर। श्वसन किससे करता है? नम त्वचा, नम त्वचा। जोक में भी श्वसन नम त्वचा, केचुए वाला ही है, मोटी नम और चिपचिपी त्वचा से करती। इसका मतलब रेस्पिरेशन इसके अंदर भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, मोटी और चिपचिपी त्वचा से ही करती है। तो नम त्वचा, नम त्वचा। जोक में भी श्वसन नम त्वचा। तो रेस्पिरेशन भाई थिक, मोइस्ट एंड स्लाइमी या स्टिकी स्किन से करता है, बॉडी वॉल से ही करती है। समझ में आ गया क्या? दोनों सिरों पे चूसक है। एक जोक देवी को देखो तो ऐसा लगा, दोनों पे शक्कर है। ये क्यों नहीं चल रहा? आगे ये देखो, दोनों साइड से चिपक सकती है। ये आगे, ये देखो, इधर भी चूसने का है, इधर भी चूसने का है। नहीं, हाँ समझ में आया? द्विलिंगी होती है। 10वें खंड में नरजनन छिद्र मेल, 11वें में फीमेल। श्वसन नम त्वचा से करता है, मोटी और चिपचिपी त्वचा से। दोनों सिरों पे क्या मिल गए? शक्कर या चूसक। हालांकि चूसता दोनों से नहीं है ना,
लेकिन होते दोनों साइड ही। मुख क्या होता है? तीन जबड़े वाला, तीन जबड़े वाला इसका मुंह है। ये देखो ऐसे तीन होठ से आते, तीन जबड़े आते हैं, ऐसे आते। ठीक है, तो जब मुंह कैसा होता है? बक्कल चेंबर या बक्कल केविटी, तीन जबड़े वाला होता है, इसके अंदर चूसक। मुंह ऐसे होते हैं तीन जबड़े वाला, मुख भी तो चूसक ही आगे आगे वाला ये, और इसमें से एक आगे वाला मुख चूसक और पीछे वाला पश्च चूसक ऐसे होता है ना। एंटीरियर सकर और एक पोस्टीरियर सकर। तो एंटीरियर सकर तो मुंह ही हो गया है ना, तिकोड़ा होता है, तीन जबड़े होते हैं उसके, और लार ग्रंथियां भी होती है इसके मुंह में या बक्कल चेंबर में या मुख प्रकोष्ठ में। लार में अब है मेन काम की चीज, इसकी लार में हेरोडीन है, इसकी लार में हेरोडीन है। किसकी लार में हेरोडीन है? बोला सर के जोक की लार में, जोक की लार में हेरोडीन है, हेरोडीन है, हेरोडीन। जोक की लार में, जोक की वेरी मोस्टली लार ग्रंथियां होती है, और लार में क्या होता है? हिरुडीन होता है। और ये हिरुडीन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट है, मतलब रक्त का थक्का नहीं बढ़ने देता है, रक्त को प्रॉपर रखता है, नॉर्मल रखता है उसको। थक्का जानते हो कोगुलेशन, कि पानी अलग हो गया और वो अलग हो गए, ब्लड की जो आरबीसी वगैरह वो अलग हो गई, वो कोगुलेशन है थक्का। तो ये एंटीकोगुलेंट है। अगर किसी को ये देखिए, थक्का बढ़ना जरूरी तभी है जब कोई चोट लग रही हो, तो केवल वहीं बढ़ता है। बाकी अगर बॉडी का थक्का बढ़ गया ना, कोगुलेशन हो गया, तो मर जाएगा आदमी एक ही सेकंड में। तो ये थक्का बढ़ने से रोकता है, एंटीकोगुलेंट है। तो इसकी लार में क्या मिलता है? हेरोडीन। और हेरोडीन क्या है? प्रतिस्कंदक है, एंटीकोगुलेंट है, थक्का बढ़ने से रोकता है ब्लड का। ठीक है, अगर इसके हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पाचन तंत्र की, तो मुख होता है इसके, मुख होता है इसके, केचुए में मुख होता था। फिर मुख प्रकोष्ठ, बक्कल चेंबर आ गया, बक्कल केविटी आ गई। मुख प्रकोष्ठ का मतलब होता है बक्कल चेंबर, बक्कल केविटी जिसको कहते हैं ना पहले, मुख गुहा। तो मुख गुहा, मुख गुहा के पीछे क्या आ गया? देखो एलिमेंट्री कैनाल चालू की तो ग्रसनी आ गई, ग्रसनी बोले तो फेरिंग्स। 10 खंडों में बटा हुआ अन्नपुट या क्रोप आ गया। ये रहा क्रोप, सबसे भयंकर होता है इसमें। जय जय शिव शंकर 10 बटो, ये देखो 10 में बटा हुआ है। ये दिख रहा है, ये चेंबर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोप है। क्रोप है, क्रोप लिखा हुआ है यहाँ देखो, ये क्रोप है, क्रोप अन्नपुट को बोलते हैं क्रोप। तो क्रोप देखो ये 10 चेंबरों में बटा होता है, दिख रहा है डायग्राम में 10 चेंबरों में बटा हुआ है। अरे ये जो साइडों में लटक लटक नहीं दिख रही, लटक 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 लटक। तो पहले पहले क्या है? देखो ये 3 तिकोड़ा, देखो आप, इसका मुंह भी तिकोड़ा ही है, ऐसे 3 है ना, ये 3 जबड़े इसके। फिर आ गई फेरिंग्स, फेरिंग्स से आ गई क्रोप, क्रोप के कितने चेंबर है? 10। ये क्रोप, क्रोप अन्नपुट को बोलते हैं। फिर ये आगे चल किस में खुल जाएगी? स्टोमक, इंटेस्टाइन, इनमें खुल जाएगी। ठीक है, स्टोमक या इंटेस्टाइन में खुल जाएगी। बेटा कचो है, अरे पहले स्टोमक आ जाएगा, फिर हाथ ही आ गई, देखो इंटेस्टाइन ना, आंतड़ी आ गई, थोड़ा सा स्टोमक आएगा, छोटा सा है स्टोमक बोले तो आमाशय। तो क्या क्या है देखो, एक तो मुख गुहा आ गई, फिर फेरिंग्स आ गई, फिर 10 खंडों में बटा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 खंडों में बटा हुआ क्या आ गया? क्रोप आ गया, क्रोप अन्नपुट। फिर आमाशय स्टोमक आ गया, फिर संकड़ी सी आंत आ गई। आंत में ही पाचन होता है, आंत में ही अवशोषण होता है, आंत में ही पाचन, आंत में ही अवशोषण। ठीक है, व्हाट इज पाचन और अवशोषण? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इसका भी नेफ्रिडिया से ही वो होता है, एक्सक्रीशन। केचुए में नेफ्रिडिया ही था, बाहर खुल रहे थे अंदर खुल रहे थे, नहीं आया था कि नेफ्रिडिया। और उससे मिलता जुलता ही तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है, वो ये गेंगलिया, नीचे वाले गेंगलिया से पूरा बताया था आपको। एक देहगुह्य द्रव जो आता है ना, सिलोमिक फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं देहगुह्य द्रव। अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो सिलोमिक फ्लूइड या देहगुह्य द्रव है। उसी में हीमोग्लोबिन गुड़ा रहता है, हीमोग्लोबिन जो खून का काम करता है, या खून है वो लाल रंग का, लाल होता है इसका खून भी। पस सौर पे जो चूसक है पीछे वाला, वो तो गमन में काम आता है और मेजबान से चिपकने के काम में आता है। ये वाला, ये देखो पोस्टीरियर सकर है ना पीछे वाला,
ये खून चूसना है, यही काम आएगा। चलना है तो यही काम आएगा। इसको मुंह पे लगाएगा और ऐसे खिसक जाएगा, यूं लगाएगा और ऐसे खिसक जाएगा, ऐसे ऐसे। तो पश्च छोर का तो चूसेगा ना, पोस्टीरियर सकर, वो गमन भी कराता है, खून भी चुसवाता है, खून भी चुसवाता ही, गमन भी करवाता है, गमन भी करवाता ही, खून भी चुसवाता ही, गमन भी करवाता है ये वाला, और खून भी चुसवाता है। ये आपके भी दे रखा है ऐसे कैसे पूरा पूरा डायग्राम। ठीक है भाई, सही है। अब लेते हैं इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। डायग्राम भी बना के प्रैक्टिस करनी है। आर्थिक महत्व, एक तो खून ही चूसता है, सेंजीवोरस है, सेंजीवोरस या सेंगुइवोरस कहते हैं इसको। स्वभाव से कैसा है, रुधिराहारे, सेंगुइवोरस। मेंढक और मछलियों का रुधिर पान ही नहीं करती है, उनका तो करती है, मेंढक मछली का तो करती है, बल्कि आदमी का, पशुओं का भी रक्त चूस लेती है। देखो, है ना, मेंढक मछली का ही नहीं करती, देखो, मेंढकों एवं मछलियों का ही रुधिर पान ही नहीं करती, बल्कि एनिमल और मनुष्य का भी खून चूस लेती है। जो भी पानी के उसके संपर्क में आ गया सबका चूस लेती है। तो मेंढक को भी खून चूसे, मछली को भी खून चूसे, चूसे मनुष्य और एनिमल का भी, जंतुओं का भी चूसती है। ठीक है। अगर चाय के छोटे चम्मच जितना खून निकले ना, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक जोक ने कितना खून चूस लिया, चाय का छोटा चम्मच है ना, उतना खून चूस लिया ना, तब तक तो कोई होस्ट के जीवन चक्र पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक चम्मच तो चूस ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई। अभी तक 600 प्रजातियां, 600 स्पीसीज में से 15 में मेडिकल के काम आने वाली प्रॉपर्टीज मिली है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिली है। अरे मेडिकल में भी काम आती है बेटा। 15 ऐसी स्पीसीज है जिनसे दवाई नहीं बढ़ती, ये खुद ही मेडिकल में काम आती है। जैसे कोई खून खराब हो गया कहीं से तो उसको चूसने काम में लेते हैं। तो 600 जोक की प्रजातियां, 600 लीच स्पीसीज, इनमें से 15 स्पीसीज मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली होती है, लीच थेरेपी में काम में लेते हैं उसको, जोक चिकित्सा में काम में लेते हैं। जोक की लार में देखो 100 से ज्यादा बायोएक्टिव एलिमेंट्स है, 100+ बायोएक्टिव एलिमेंट जोक की लार में। लार सेलाइवा, जोक की सेलाइवा में 100 से ज्यादा बायोएक्टिव एलिमेंट्स। इसमें मेन हीरोडीन है, लेकिन हीरोडीन क्या करता है, थक्का बढ़ने से रोकता है, खून को जमने से रोकता है, एंटीकोगुलेशन एजेंट है ये। अब जोक तो कई सारी आती है, लेकिन चिकित्सा में कौन सी काम आती है? एक तो दवाई ये मिल गई ना, एंटीकोगुलेशन हीरोडीन, और डायरेक्ट चिकित्सा में काम में लेते हैं। सबसे ज्यादा काम आती है हीरोडोमेडिसिनेलस, हीरोडोमेडिसिनेलस। मेडिसिन के अंदर काम आने वाली जोक हीरोडोमेडिसिनेलिस, 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 मेडिसिनेलिस। अब जोक से क्या क्या काम कराते हैं? एक तो देखो अभी तक आ चुका है कि भैया एंटीकोगुलेंट है, खून ब्लड को थक्का बढ़ने से रोकता है, एक आया ना, ये आ गया। और लार में भी जो है ना बेटा 100 से ज्यादा वो मिल गए, क्या मिल गए, बायोएक्टिव मेडिसिन वो मिल गए, एलिमेंट्स, ये भी ठीक है। अब कहां कहां कैसे कैसे काम में लेते हैं? देखो पहला है, अगर किसी के सिर पे बाल कम हो, गंजा हो, सिर पर जिस जगह बाल कम हो वहां पर जोक को लगा दो, वहां पर वो खून चूसेगी, बाल आ जाएंगे। बधाइयो बधाइयो। सिर पर जहां कम बाल हो वहां पर इसे लगा दो, बाल आने की संभावना, गारंटी नहीं दे रहे। जो लोग डेंड्रफ या फफूंद से परेशान है और उससे गंजापन हो रहा है, उनके लिए भी लीच थेरेपी रामबाण इलाज है। ठीक है भाई। जोक की लार फफूंद के संक्रमण को खत्म कर देती है। हमारे डेंड्रफ हो गया, डेंड्रफ फंगस से होता है, तो फंगस को खत्म करने के लिए भी इसकी लार बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नंबर 2 समझ में आ गया क्या? सिर पर जहां बाल है कम वहां लगा दो लीच जी, गंजों के बाल आ जाएंगे, डेंड्रफ फफूंद हट जाएगी। सही है बस। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लार जो है ना इसकी वो बड़ी तगड़ी होती है, वो फफूंद को खत्म कर देती है ना, फंजाई को कम कर देती है। आर्थराइटिस, गठिया रोग, गठिया गठिया गैगाय वाला, किसी के गठिया रोग हो गया हो,
तो भी इस्तेमाल की जाती है। इसकी लार में ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जलन या जोड़ों का दर्द, गठिए में जोड़ों के दर्द ही होते हैं, तो किसी के जलन हो रही है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, उसमें बड़ा फायदा करते हैं। मेडिसिनल जो जोक है, चिकित्सकीय जोक, वो मरीज के 1 घंटे तक चिपकाते हैं। जिस किसी गठिया हो गया, जॉइंट्स वगैरह में दर्द रहता है पैरों में ज्यादा, तो वहां पर जोक लगा देते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, ये चिकित्सा 6 से 8 महीने बाद दोबारा करवानी पड़ेगी आपको। 1 घंटे चिपकाया, फिर 6 महीने 7 महीने बाद और चिपकवा लिया, तो उससे खून निकल जाएगा, बेकार खून। अगला, जिनका खून गाढ़ा है, थक्का बढ़ सकता है, कोगुलेशन हो सकता है ना। डायबिटीज के मरीजों में ऐसा होता है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं ना, मधुमेह के, उनका खून गाढ़ा होता है और गाढ़ा खून का थक्का बढ़ सकता है, कोगुलेशन हो सकता है। तो वहां पर हीरोडीन जो इसका है ना कंपोनेंट, वो खून को पतला करता है। इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर जो हार्ट डिजीज वाला या इस तरह से जो हार्ट रिलेटेड है, 20 शताब्दी में जोग चिकित्सा काम में लेते थे। जोग की लार का एंटीकोगुलेशन जो एजेंट है ना, हीरोडीन, वो हार्ट डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है। कार्डियोवेस्कुलर मतलब कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए आता है, तो इसको करते हैं। इसके बाद तीसरा आ गया, 2 पूरे हो चुके हैं, लीवर फ्लूक, फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक, फेसियोला हिपेटिक, फेसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक। यकृत गर्मी, प्राथमिक प्रपोसी भेड़, द्वितीय प्रपोसी घोंगा, प्राइमरी होस्टिस सेप, सेकेंडरी होस्टिस स्नेल। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि प्राथमिक प्रपोसी कौन है इसका, भेड़, द्वितीय प्रपोसी कौन है, घोंगा। इसका फाइलम होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाम क्या पता है, फेसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक, फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक, फेसियोला हिपेटिका। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया। 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 शंख प्लेटीहेल्मिन्थेस, वर्ग ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनियम। भेड़ में, बकरी में, कुत्ते में, आदमी में भी जा सकता है। आदमी की भी जो पित्त वाहिनी है या उसका और यकृत जो लीवर है, इन सब में ये जा सकता है। ठीक है, बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी क्या होती है, बाइल डक्ट, और लीवर जो लीवर है उनका सबका फ्लूक है, उनके अंदर रह सकता है। लंबाई 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 के करीब हो गई लगभग। 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लंबी है लीवर फ्लूक। ठीक है, लीवर फ्लूक। एक बार मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा। हालांकि पीला नहीं आता, ये डायग्राम इसका, ये थोड़ा रेड टाइप में से आता है, मैं ओरिजिनल दिखाता हूं आपको। मन फेसियोला हिपेटिका दिखा दो, एक बार तो दर्शन करा दो। फेसियोला हिपेटिका है ना, ये वाला ऐसा आता है, फेसियोला हिपेटिका। इसकी लंबाई कितनी होती है, ये वाली, ये वाली, ये पूरी लंबाई होती है 1.8 से कितनी, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है ये वाली, चौड़ाई 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, शरीर के आगे और पीछे दोनों तरफ से ये नुकीला टाइप में होता है, संकरा होता है। ये देखो, आगे भी नुकीला है, नेरो, ये देखो आगे वाला तो ये भाग इसका, आगे भी नुकीला है, पीछे भी नुकीला है। नुकीला बोले तो पॉइंटेड,
नेरो टाइप का होता है। तो शरीर आगे और पीछे से क्या होता है, नेरो होता है, संकरा होता है। रंग इसका भूरा होता है, आगे भूरा भी होता है, भूरा सही है, ये तो भूरा ही है, भूरा होता है, ठीक है। मुख जो है ना बेटा, ये आगे देखो शंकु सा निकलता है इसका मुख आगे वाला है, यहां पर इधर मुख है इसके, तो आगे शंकु सा निकल के आया हुआ है, कोन शेप में निकलता है। तो रंग भूरा होता है, मुख शंकु रूपी होता है, और यहां पे चूसक भी होते हैं। तो मेन चूसक तो यही है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं एंटीरियर सकर या अग्र चूसक। अरे मुख के चारों तरफ चूसने की जगह होती है ना, उसी को बोलते हैं एंटीरियर सकर। ये देखो ये वाला, ये जो माउथ है ना, इसके चारों तरफ जो सकर है, चूसक है, ये मुंह हो गया है ना। माउथ तो कैसा हो गया, ये हो गया, ऐसे छेद माउथ तो, और उसके चारों तरफ जैसे मुंह है, इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, ये सकर है चूसने के लिए। ये तो मुंह हो गया, बीच वाला तो कौन हो गया, मुंह हो गया, छेद तो, और इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ, जैसे ऊपर देखोगे तो ये आगे वाला सकर से अग्र चूसक है, एंटीरियर सकर अग्र चूसक, ठीक है। एक ये वाला पश्च चूसक होता है, यहां से ये वेंट्रल सकर, इस वेंट्रल सकर को है ना अधरीय चूसक हिंदी में, तो अधरीय चूसक इसी को बोलते हैं, इसी को पश्च चूसक भी बोलते हैं। यहां पर आ गया पश्च चूसक भी बोलते हैं इसको। इसी को एक वर्ड और आता है एसिटाबुलम, एक वर्ड और आता है एसिटाबुलम, एसिटाबुलम भी कहते हैं। तो ये तो कौन आगे आगे बढ़ा, ये इस सकर का नाम बताओ। ये तो एंटीरियर सकर है, अग्र चूसक है, या माउथ सकर है, माउथ सकर भी कहते हैं, एंटीरियर कह दो चाहे माउथ सकर कह दो, है ना। ये होता है आगे वाला, तो ठीक है। और ये वेंट्रल कह दो, एसिटाबुलम कह दो, पश्च चूसक कह दो, ऐसा होता है। सही चल रहा भाई, सही है। अब देखो एक कैसे इसका जीवन चक्र चलता है। जब अडल्ट फ्लूक होता है ना, अडल्ट फ्लूक जो उसकी बाइल डक्ट में है, भेड़ की या किसी भी एनिमल की बाइल डक्ट में, यकृत वाहिनी में, यकृत में, तो वहीं अंडे देता है। मान लो बाइल डक्ट में या यकृत वाहिनी में इसने अंडे दे दिए, वहां अंदर के अंदर ही, हमारी भी हो सकता है, भेड़ की भी हो सकता है, अंडे दिए, अंडे अब उसकी क्या होगा बताओ। जिस भेड़ की पित्त वाहिनी में अंडे दे दिए, वो पित्त वाहिनी क्या करेगी, वहां खुलेगी एलिमेंट्री केनाल में, आहार नाल में, तो अंडे क्या होंगे, बाइल जूस के साथ आहार नाल में, एलिमेंट्री केनाल में आ जाएंगे। एलिमेंट्री केनाल में मान लो भेड़ जो है ना बेटा, वो गोबर कर देती है, तो ये बाहर आ जाएंगे, गोबर के साथ बाहर आ जाएंगे। तो जब कोई अडल्ट फ्लूक होता है ना, अडल्ट ये कीड़ा, और ये मलमार्ग से अंडों का त्याग करता है, तो फिर वो बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद अगर उसको सही गर्मी मिल गई, सही मौसम मिल गया, सही नमी मिल गई, सही एसिडिटी मिल गई, तो पहला लार्वा अंडे के अंदर ही पड़ जाता है। जो अंडे दिए ना, मैं आपको देखो कैसे समझाऊं, ऐसे समझाऊं। देखो ये कोई भेड़ है, ऐसे नहीं भाई सर आप तो रहने दो, आपकी भेड़ तो बड़ी अजीब सी होती है। अरे बढ़िया भेड़ है, भेड़ नहीं अच्छी भेड़ है, मुंह बोलती है तो कई बार तो अक्सर ये बातें करती है, ठीक है, थोड़ा ही ज्यादा हो गया, बस ये भेड़ है, सही है। अब तो सही है, कर ही रहे हो, अब तो बढ़िया भेड़ है ये, है ना। हेलो, ये भेड़ है। अब मान लेते हैं यहाँ इसकी बाइल वो है, बाइल डक्ट है, एलिमेंट्री केनाल के पास में, यहां मान लेते हैं बाइल डक्ट है, ये एलिमेंट्री केनाल है, ये बाइल डक्ट है, वो है पित्त वाहिनी है, ये पित्त वाहिनी है, ये पित्त वाहिनी है, और ये जो है ना बेटा पीछे इसके एलिमेंट्री केनाल है, गोबर बाहर निकालेगी ये। तो ये यहां पर इसका वो चलता है, कोपुलेशन होता है, मेथुन होता है, किसमें, इस बाइल डक्ट में। और इसके बाद में ये क्या होगा, देखो बाइल जूस के साथ इसमें आ जाएगी एलिमेंट्री केनाल में, और यहां आके गोबर के साथ, ये मान लो इस एनिमल ने गोबर कर दिया, गोबर कर दिया इसने, तो ये बाहर आ गए, और अंडे 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 आ गए ना बाहर, अंडे बाहर आ गए। अब इसको अंडे बाहर आने के बाद में
जो गोबर के साथ बाहर आ गए ना अंडे। पहली बात तो इसने फ्लूक जो था ना यहां पर था, इसने अंडे दी, इसने खुद ने अंडे दिए यहां से। यकृतकर्मी ने क्या किया, यहां पर वो लिवर फ्लूक है, देखो ये लिवर फ्लूक है, इसने अंडे दिए और अंडे बाहर आ गए गोबर के साथ। फिर सही मौसम, सही गर्मी, मॉइस्चर, एसिडिटी सही मिल गई तो अंडे के अंदर का अंदर ही, जैसे मान लेते एक अंडा है यहाँ, एक अंडा पड़ा हुआ है यहाँ, तो अंदर का अंदर ही लार्वा बन जाएगा उसके अंदर, अंडे के अंदर ही। उसको बोलते हैं मिरासीडिया या मिरासीडियम लार्वा। तो पहला लार्वा मिरासीडियम लार्वा, पहला लार्वा मिरासीडियम लार्वा। देखो अडल्ट जो कृमि है उसने मलमार्ग में अंडे दिए, बाइल डक्ट में देता है वैसे, पित्तवाहिनी में, फिर वहां से होता हुआ मलमार्ग से होता हुआ बाहर आ गया, बाहर आके सही गर्मी सही मॉइस्चर मिल गया तो पहला लार्वा बन गया मिरासीडियम। वैसे तो एक वचन तो मिरासीडियम होता है इसका, मिरासीडिया है आपके, मिरासीडिया लार्वा बन गया। और अब ये अंडे को तोड़ के बाहर आके कोई आसपास में पानी होता है ना वहां पर तैरने लग जाता है। ये देखो अब ये अंडे को तोड़ देगा, इस खोड़ को हटा देगा, ऊपर वाले को ये खोड़ हटा देगा। अब ये मिरासीडियम लार्वा आ गया पहला, तो ये क्या करता है, फिर पानी में तैरता रहता है। ये पानी है तो यहां पर मिरासीडियम तैर रहा है, पहला लार्वा यहां पर तैरने में लगा हुआ है और वेट कर रहा है कोई घोंगा मिल जाए। हर कोई मिलता है उसी के टक्करे मारता है और आखिरकार वो ही मेटासर्केरिया सफल हो पाते, सॉरी वही मिरासीडियम लार्वा सफल हो पाते हैं जिनको टाइम पे मिल गया घोंगा। स्नेल स्नेल स्नेल, अरे स्नेल ये रहा, प्राइमरी होस्ट तो इसका सीप है और सेकेंडरी होस्ट ये रहा स्नेल। ये रे घोंगा, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला इसमें जाना है इसको। प्राथमिक प्रपोसी भेड़, द्वितीयक प्रपोसी घोंगा। अब इसको घोंगे में जाना है, मिरासीडियम को बाहर निकल गया ना, पहले तो गोबर के साथ बाहर आ गया, फिर अंडे में मिरासीडियम बढ़ गया, फिर अंडा तोड़ के मिरासीडियम बाहर आ गया, पानी में तैर रहा है, कुछ भी खाता नहीं है, जो मिलता है उसी के टक्करे मारता है क्योंकि उसकी आंखें तो होती नहीं भाई कहाँ घोंगा मिलेगा। और अगर कोई टाइम पे ये मिल गया ना ये इसमें घुस जाएगा, फिर ये सॉफ्ट होता है बिल्कुल ही, अरे ये खोड़ नहीं, ये नीचे वाला जो स्नेल है इसमें घुस जाएगा ये। तो घोंगे में जैसे घोंगे के स्नेल के संपर्क में आया इसके कोमल भागों में घुस जाता है और फिर अलग अलग लार्वा स्टेज आके सर्केरिया आएगा। फिर इससे पहले तो और आते हैं आपके दे नहीं रखा, रेडियाई लार्वा, कई आते हैं स्पोरोसिस लार्वा, ऐसे आते हैं। आपने तो डायरेक्ट क्या दे दिया, आपने तो ये कहा कि सीधा पहले तो आ गया मेटासर्केरिया, मेटा पहले कौन सा बताया इसने, मेटासर्केरिया आ गया, सॉरी मिरासीडियम, पहले तो आपको कहा कि मिरासीडियम आ गया, मिरासीडियम इसमें घुस गया और इसके अंदर कई लार्वा बढ़ के बाद में सर्केरिया बढ़ गया और सर्केरिया फिर क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा, सर्केरिया इससे बाहर आ जाएगा। सर्केरिया लार्वा घोंगे से बाहर आ जाता है तो मिरासीडियम जाता है, बाकी लार्वा इसी में होते हैं, सर्केरिया निकल के आता है और हाँ लार्वा आता है और ये बाहर पानी में घूमता रहता है। फिर क्या करेगा सर्केरिया, मान लो ये पानी में घूम रहा है, यहां पानी के अंदर एक सर्केरिया घूम रहा है, एक सर्केरिया घूम रहा है। जब सर्केरिया है तो केरिया है, फिर ये मान के चलो आप सर्केरिया है ना तो फिर ये मान लो सर्केरिया ही है। जब सर कह रहे हैं ना केरिया तो सर्केरिया ही है। लेकिन अब क्या करेगा पता है, तैरते तैरते किसी पौधे के पास जाएगा, मान लो इसको ये पौधा मिल गया, ये पौधा मिल गया, ये इसकी पत्ती है पौधे की, इसके नीचे चिपक जाएगा आके, कौन, सर्केरिया। काई केरिया सर, ये लार्वा नहीं ये वाला, ये यहां से निकल के और यहां के चिपक जाएगा इसके। चलो एक बार मैं घोंगे से कौन सा लार्वा निकला भाई, सर्केरिया निकला। घोंगे से कौन सा निकला, सर्केरिया। अब यहां पर ये लार्वा है, मान लेते हैं यहां पर एक ये सर्केरिया लार्वा है, ये क्या करेगा, ये सेकेंड लास्ट लार्वा इसके आगे पत्ती के नीचे चिपक जाएगा, नीचे की साइड में, है ना, यहां चिपक जाएगा नीचे आके, है ना, यहां चिपक जाएगा पत्ती के नीचे, जैसे है ना तो नीचे चिपक जाएगा यार।
और चिपक के अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, पुट्टी। ये सर्केरिया, इसके ऊपर बन जाएगी लेयर, तो इसका अब नाम पड़ जाएगा मेटा सर्केरिया। सर्केरिया ने पुट्टी बनाई, बन गया मेटा सर्केरिया। सर्केरिया ने सिस्ट बनाए, बन गया मेटा सर्केरिया। तो सर्केरिया, मेटा सर्केरिया बन गया, पत्तियों पे चिपक गया। अब एक बेड आई, ये बेड आई मान लो, बेड आई, बेड आई, बेड आई, ये बेड आई, ये बेड आई, ये बेड आई। और इस पौधे को ना, एक मिनट देखो, ये बेड आई, बेड आई, बेड आई, इस पौधे के अंदर चिपका हुआ है कौन? ये। तो ये बेड आई, ये आ गई, और भाई साहब इस पौधे को तो खा गई। खाते ही क्या हो बताओ? देखिए ये जो मेटा सर्केरिया अंकल है ना, ये वाले रेड वाले पत्ती के साथ ही ये बेड के अंदर चला जाएगा। मैंने कहा था ना एक दिन ये अंदर चला जाएगा। अंदर गया ना, ये देखो अंदर गया, घुस गया बेड के शरीर में, बेड के शरीर में गए। तो मेटा सर्केरिया लार्वा होगा, पत्तियों के नीचे चिपका रहेगा, और जैसे कोई जंतु भोजन के रूप में खाएगा तो उसके शरीर में चला जाएगा, और जाके वापस वही जो लीवर है, लीवर में घुसेगा। पहले लीवर को तो पूरा डैमेज ही कर देता है, लीवर रोट ही करता है, लीवर को तो गड़ा ही देता है, खराब कर देगा। अब लेते हैं इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। समझ में आई बोलो तो, या नहीं आया? अब इसका आर्थिक महत्व लेते हैं। यहां पे एक हेडिंग डली हुई है, आर्थिक महत्व है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सही है। तो ज्यादा देखो बेडों में रहता है, प्राथमिक परपोसी बेड, प्राइमरी होस्ट इसका बेड ही होता है। 99% आदमी में रह सकता है, लेकिन आदमी बहुत कम, ज्यादातर बेड, क्योंकि आदमी पेड़ खाता नहीं है ना, पत्ती नहीं खाता, तो डायरेक्ट आदमी में कैसे आएगा फिर? तो बेड में रहता है। इसके अलावा और कोई वर्टिब्रेट में रहता हो तो बेड में रहता, बकरी में रहता, या और कोई वनस्पति खाते हैं उनके सब में चला जाता है, और जाके लीवर फ्लूक का जो कवचयुक्त लार्वा, मैंने कहा था ना, उसके ऊपर सिस्ट बनाने का, पुट्टी 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 पुट्टे, वो पुट्टी या कवच वाला लार्वा, क्या नाम बताओ इस कवच या पुट्टी वाले लार्वे का? सर मेटा सर्केरिया। भेड़ को इन्फेक्शन कर रहा मेटा सर्केरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भेड़ में इन्फेक्शन करेगा कौन? मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। ये मेटा सर्केरिया चिपका हुआ लार्वा खा गए, कवच वाला लार्वा, ये आ गया ना मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया खा गया। तो भेड़ में इन्फेक्शन कौन करता है? मेटा सर्केरिया। और गोंगे में कौन करता है? ये भी मोस्ट है, मिरासीडियम। पहला लार्वा मिरासीडियम, आखिरी लार्वा मेटा सर्केरिया। खाया, शरीर में गया, उसको खाया किसी ने, पेट को, तो अंदर चला गया मेटा सर्केरिया, और आगे जाके लीवर में, यकृत में, बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी में, उनको अंदर से खा जाता है, उनको चूस चूस के खा जाता है, अंदर गाँव गाँव कर देता है। इसको बोलते हैं लीवर रोट। दादा लीवर रोट, सड़ गया इसका लीवर रे। बेड के अंदर क्या कर दिया इसने? यकृत विगलन, लीवर रोट, लीवर को चूस चूस खा गया अंदर से, तो लीवर रोट कर दिया इसने। यकृत संबंधी जो है ना सारा काम डिस्टर्ब हो गया बेचारी बेड का। अब बेड का लीवर ढंग से ही काम नहीं कर रहा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, उपापचय क्रियाएं प्रभावित हो गई। सही चल रहा है भाई? इसके बाद में और करता है, अभी पिंड नहीं छोड़ेगा ये गोल ब्लेडर में, गोल ब्लेडर पित्ताशय, उसमें भी कैल्सिफिकेशन करता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा करके गाल स्टोन करता है, गोल स्टोन। समझ रहे हो क्या? गोल ब्लेडर में कैल्सी भवन, बट कैल्सी भवन, कैल्सिफिकेशन से क्या हो जाती है? पत्थरी हो जाती है, गोल स्टोन, पत्थरिया या पथरी, पथरी पथरी हो जाती है, पथरी नहीं होती, पत्थर से जमा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ये हो गया। इसके अलावा जबड़ों पर जल से भरे हुए बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं बेचारे के अंदर, जिसका लीवर खराब हो गया ना और गोल ब्लेडर हो गया, तो अंदर छाले पड़ जाएंगे मुंह के ऊपर, किसके? भेड़ के या बकरी, जिसमें भी हो रहा है।
उसके एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, भूख कम लगेगी, तो ऊन गिरना शुरू होगी बेड का, ऊन जो होते ना वूल, उसका गिरना चालू हो गया, दूध कम देने लग गई, रोगी पशु का जीवित रहना ही मुश्किल हो गया। जो डिजीज एनिमल है वो, और रोगी तभी जीवित रहता है जब फ्लूक अगर किस्मत से बाइलक है ना स्टोमक से होता हुआ बाहर निकल जाए, तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है बाद में। तो अगर शुरू में किसी को पता लग जाए तो दवाइयां देके भी रोगी को उस पशु को बचा सकते हो या ठीक कर सकते। लेकिन ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो लीवर, कौन सा वायर, लीवर ज्यादा हो गया तो लीवर और बाइल डक्ट, पित्तवाहिनी, इनमें दवाई पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और रोगी की मृत्यु 100% हो जाती है। जिन पशुपालकों को पशुओं में रोग हो गया, लीवर रोट हो गया है ना, उसके उत्पादों में जो कमी, मतलब उसका प्रोडक्शन गिर गया और उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो गया इकोनॉमिक, आर्थिक, क्योंकि दूध तो दे ही नहीं रहा पशु उत्पाद क्या हो गए, कम हो गए। अब लास्ट आ गया एस्केरिस, 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 एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से होता है। किससे होता है भाई, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस, वो सॉरी किससे कह रहे हैं, एस्केरिस आ गया, किससे क्या होता है, तो एस्केरियोसिस होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से, सॉरी बेटा, एस्केरिस आ गया। 4 नंबर पे राउंड वर्म, इसको गोल कृमि भी याद करना है, इसका नाम गोल कृमि भी कहते हैं बेटा इसको, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है ना, कि ये कृमि जो गोल गोल है इस तरह से है, इसको राउंड वर्म या एस्केरिस कहते हैं। इंग्लिश वाले भी दोनों याद करना, एस्केरिस भी कहते हैं या राउंड वर्म भी कहते हैं, गोल कृमि भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, है ना भाई। फाइलम निमेटोडा, ऑर्डर एस्केराइडिया, फाइलम निमेटोडा, ऑर्डर एस्केराइडिया, ठीक है भाई। ये मनुष्य के हाथ में रहता है, ये बेडों में नहीं रहता, ह्यूमन की इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। बहुत तगड़ा क्वेश्चन। एस्केरिस वो बच्चे जो मिट्टी खाते हैं या गंदा खाना खा गए उनकी हो जाता है ना। इसके अलावा और किसमें रह सकता है एस्केरिस, सुअर में एस्केरिस, घोड़े में एस्केरिस, बेरार भैंस में एस्केरिस, गिल्लरी में एस्केरिस। अब कभी आप एस्केरिस का बॉडी देखोगे तो अर्ध पारदर्शी होता है, ओरिजिनली जो एस्केरिस आता है ना वो ऐसा हुआ है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स ऐसा आता है, सेमी ट्रांसपेरेंट आता है। तो शरीर कैसा होता है, चमकीला, बोले तो ब्राइट, अर्ध पारदर्शक, सेमी ट्रांसपेरेंट, और क्यूटिकल के ऊपर लेयर आती है, क्यूटिकल। रंग कैसा हो सकता है, इसका तो व्हाइट है लेकिन हल्का पीला भी हो सकता, ऐसा हो सकता है, हल्का पीला या हल्का गुलाबी भी होता है। इसका जो मुंह आता है ना, मुंह आगे आगे वाला, उसके 3 वो आते हैं होठ, ऐसे होता है, ऐसे 3 होठ आते हैं, 3 होठ आते हैं। तो अगर छोर पर त्रिकोण आकार का मुख द्वार होता है और 3 होठों से घिरा होता है, कितने होठों से घिरा हुआ है, 3 होठों से घिरा इसका मुंह है, 3 होठों से मुंह घिरा है, मुंह घिरा है 3 होठों से, कैसे घिरा होता, ऐसे घिरा होता, 3 होठ होते हैं। शरीर पर लंबाई में 4 धारियां आती हैं, वो तो आती है भाई साहब, इसके आती है, जैसे ये एस्केरिस है ना, मान लो ये एस्केरिस, तो एक धारी इधर आएगी, एक धारी जैसे एक यहाँ आएगी आगे आगे, एक पीछे की साइड ऊपर की साइड आ जाएगी और 2 साइडों में आ जाएगी, इसे 4 धारियां या स्ट्रिप्स भी होती है। ये एकलिंगी है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल जो होता है ना छोटा होता है, सिरा मुड़ा हुआ आता है पीछे से, ध्यान है किसी को, मेल अलग है फीमेल अलग है,
और छोरा एस्केरिशिया मेल अलग है। देखो ये फीमेल है, सीधी सीधी लंबी लंबी, और ये मुड़ा हुआ है ना छोटी, और ये फीमेल है। तो अलग होती है बेटा, यूनिसेक्सुअल होते हैं, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। मादा की लंबाई होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है भाई? 20 से 40। याद करने सब के सब 20 से 40 सेंटीमीटर की फी याद। ये मेल है, ये वाला मुड़ा हुआ, जिसका सिरा मुड़ा होता है ना। तो फीमेल तो कितनी लंबी है, इसकी लंबाई बताओ देखिए फीमेल की, जिसका सिरा मुड़ा नहीं होता, ये वाली, ये कितनी लंबी है? सालों की अपन ने नापते 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 यहां तक लेके आ गए। तो ये तो है 20 से 40 सेंटीमीटर की फीमेल, ठीक है। और इसका डायमीटर होता है, ये वाली मोटाई जो होती है ना, वो 4 से 6 mm होती है। कोई दिक्कत? मेल जो है ना छोटा आता है, मेल बेचारा 15 से 30 सेंटीमीटर का होता है। यहां से नापना चालू करोगे ना ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, तो ये कितना है? 15 से 30 सेंटीमीटर तो लंबा है, लेंथ है इसकी, ठीक है। और 2 से 4 mm मोटाई भी कम होती है इसकी, 2 से 4 mm इसका डायमीटर है, ठीक है। नर का पीछे वाला जो सिरा है ना, पीछे का, ये पस सिरा, ये मुड़ा हुआ आता है। देखो ये मेल है, मुड़ा हुआ इसका सिरा है लास्ट। तो मेल क्या होता है? मुड़ा हुआ सिरा होता है लास्ट वाला, ये पीछे का भाग है, आगे वाला नहीं मुड़ा हुआ है। वो पस सिरा मुड़ा होता है। मादा क्या होती है? सीधी होती है, सही भाई। इसके अलावा जो मेल होता है ना, वहां पे एक पीनियल सीटी और होती है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, यहां पर एक पीनियल सीटी, ऐसे एक कांटा सा निकला होता है, उसको कहते हैं पीनियल सीटी, पीनियल सीटी, पीनियल सीटी। लेकिन फीमेल में नहीं होती पीनियल सीटी, इसमें नहीं होती, इसमें होती है। याद हो रहा है? नर और मादा में क्या अंतर है? पीछे वाला सिरा मोड़ा कर्व्ड है तो मेल है, सीधा है स्ट्रेट है तो फीमेल है। क्लोइका जो अवस्कर द्वार होता है ना, क्लोइका, वहां पर अगर 1 पेयर ऑफ पीनियल सीटी है तो मेल है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फीमेल है। मादा में जो है ना, क्लोइका जो अवस्कर द्वार होता है, उसकी जगह डायरेक्ट एनएस ही आती है, और पीनियल सीटी होती नहीं है। फीमेल में क्लोइका होती नहीं है, उसकी डायरेक्ट एनएस आती है, ठीक है। अब जनन छिद्र का आएगा, जो नीचे वाला भाग है ना, अधर रेखा, अधर रेखा जो बीच वाली थी ना, ये आगे वाली है अधर रेखा, जिसको अपन कह रहे हैं वेंट्रल लाइन। उस वेंट्रल लाइन पे आएगा लंबाई के लगभग 1/3 भाग पीछे पीछे पीछे, ये वाला, ये देखो, ये रहा, यहां पे छेद दे रखा है इसके, देखो यहां पर है ना, यहां पर छेद आता फीमेल का। तो फीमेल का देखो आगे वाला जो भाग है ना, उसके 1/3 आगे वाले भाग में यहां पर आ गया फीमेल जेनाइटल अपर से लिख रखा है, इसको मिल गया। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फीमेल में, ये तो मेल है इसलिए आएगा, उसमें आएगा, ठीक है भाई। तो जनन छिद्र का होता है केवल मादा के शरीर पे होता है, और वो भी जो अधर रेखा होती है नीचे वाली लाइन जैसे इस साइड में पड़े वहां पर होता है, और लंबाई के लगभग 1/3 भाग में, शुरू के 1/3 में आ जाता है, जैसे 1 2 3 तो ऊपर वाले में आ गए, कोई दिक्कत। अब आओ एक्सक्रीटरी पोर, ये अगले सिरे से, ये रहा एक्सक्रीटरी पोर, देखो दोनों के ये दो यहाँ पे लिखा दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर है यहाँ, तो वो तो आगे की साइड होता है, सिर्फ 2 mm छोड़ के होता है। जो मुंह है ना, मुंह के सिर्फ 2 mm छोड़ के ही एक्सक्रीटरी पोर है, वो भी अधर सतह पे नीचे की साइड में। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या गया, वो तो वही बक्कल चेम्बर, बक्कल केविटी, फिर फेरिंग्स ग्रसनी, फिर इंटेस्टाइन आंत्र, और लास्ट में रेक्टम आ गया। रेक्टम जो है ना बेटा, नर में तो कहां खुलेगा? क्लोइका में, मला से वो अवस्कर द्वार, अवस्कर द्वार भी क्लोइका अवस्कर द्वार, वहां खुलेगा, और मादा में सीधा एनएस से बाहर खुल जाएगा। एक बार दोबारा बताओ, मेरे समझ में नहीं आया कैसे हुआ। पहले तो आ गया बक्कल केविटी, मुख गुहा, मुख गुहा, बक्कल केविटी क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ये मुख गुहा किसमें खुलेगी बताओ, देखिए मुख गुहा या मुख चेंबर है ना, मुख चेंबर, बक्कल चेंबर भी कह सकते हो, गुहा कह दो चाहे प्रकोष्ठ कह दो, एक ही बात है,
ये प्रकोष्ठ भी कह सकते हो। ये किस में खुलेगा? ये खुलेगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स बोले तो ग्रसनी। फिर ग्रसनी किस में खुलेगी? ग्रसनी खुलेगी इंटेस्टाइन में। ये दोनों में होते हैं, मादा और नर दोनों में, आंत्र। फिर ये इंटेस्टाइन किस में खुलेगी? ये खुलेगी मलाशय में, रेक्टम में। अब यहां तक तो दोनों का सेम है। इसके बाद में फर्क है कि अगर मेल है ना, मेल, तो फिर रेक्टम किस में खुलेगी? ये खुलेगी क्लोएका में, अवस्कर द्वार से बाहर, क्लोएका से बाहर खुल जाएगी। किसमें? मेल 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 मेल। लेकिन फीमेल है तो ये एनएस से सीधी बाहर खुल जाएगी, एनएस से, गुदा से, एनएस से बाहर या गुदा से बाहर खुल जाती है। श्वसन कैसा करता है? चूंकि बेचारा अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है, तो दोनों कर लेता है। एनारोबिक भी कर लेता है, एरोबिक भी कर लेता है, वायवीय श्वसन भी करता है, अवायवीय श्वसन भी कर लेता है। अब लेते हैं लाइफ साइकिल। कौन सी साइकिल? लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र। एस्केर इसका। एक तो इसका कोपुलेशन कहां होगा? कोपुलेशन, तो कोपुलेशन जो होता है ना बेटा, वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी छोटी आंत में? किसकी छोटी आंत में? हमारी। ठीक है, कोपुलेशन क्या करेगा? नर और मादा दोनों कहां मिलेंगे? हमारी छोटी आंत में। ठीक है, उसके बाद में मादा क्या करेगी? फीमेल फर्टिलाइज्ड एग देगी। फर्टिलाइज्ड एग दे देगी, हार्ड लेयर वाले। वो कहां दे देगी? हमारी एलिमेंट्री केनाल में, इंटेस्टाइन में दे देगी, इंटेस्टाइन में। और वहां से क्या होगा? ये बेटा फिकल मटेरियल के साथ बाहर आ जाएगा। तो आउट फ्रॉम बॉडी, शरीर से बाहर, आउट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी से, विद फिकल मटेरियल। फिकल बोले तो मल के साथ आ जाएगा, बाहर आ गई। ठीक है, एक अंडे कितने देगी? फर्टिलाइज एग कितनी देगी? तो अंडों की संख्या होती है दी जाने वाले की 20 लाख से 27 लाख अंडे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 20 to 27 lakhs है ना, 20 lakhs to 27 lakhs अंडे। बताओ, अभी अंडे बाहर आ गए ना, लेटरिन के साथ बाहर आ गई। अब यहां पर इसको सही मौसम मिल गया, नमी मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, तो अंडों में ही पहला निर्मोचन हो जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा ना, अनुकूल मौसम मिल गया, फेवरेबल वेदर, वेदर, तो क्या होगा बताओ? पहला, अगर फेवरेबल वेदर रहा ना, मौसम सही मिल गया, तो पहला जो निर्मोचन करेगा ना, पहला जो मोल्टिंग करेगा, वो अंडे के अंदर ही कर लेगा। तो अंडों में ही फर्स्ट मोल्टिंग कर लेगा, फर्स्ट मोल्टिंग इनसाइड एग। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहली बार अपनी क्यूटिकल कहां त्याग देगा? ये अंडे के अंदर ही त्याग देगा। सेकंड स्टेज खतरनाक होती है इसकी। फिर इसकी जो सेकंड स्टेज बढ़ेगी ना, फर्स्ट के बाद में सेकंड वो इन्फेक्शन करती है अगेन। तो सेकंड स्टेज जो होती है इसमें एम्ब्रियोनेटेड एग होता है, इसको एम्ब्रियोनेटेड एग भी कहते हैं। लार्वा की कौन सी स्टेज? सेकंड स्टेज ऑफ लार्वी, वो इन्फेक्शन करेगी। सेकंड स्टेज ऑफ लार्वी, इसकी इन्फेक्शियस स्टेज है ये इन्फेक्शन करती है बेटा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये,
कि कौन सी लार्वा की अवस्था इन्फेक्सिव स्टेज है या संक्रमण अवस्था है, उत्तर आएगा दूसरी लार्वा अवस्था। ठीक है, जहां पर लोग खुले में रहते हैं, मतलब खुले में रहते हैं मतलब खुले में लेटरिन जाते हैं या खुले में ही शौच करते हैं। ठीक है, खुले में शौच करते हैं, उन स्थानों पर ये क्या होगा, मेजबान या जंतु के शरीर में चला जाएगा अंदर। तो जो लोग ओपन लेबोरेटरीज रखते हैं, खुले में लेटरिन जाते हैं, तो वहां पर आ जाएगा ये। वहां से क्या करेगा बताओ, शौच करेगा तो वहां कॉन्टामिनेशन हो जाएगा। किसके साथ होगा, ह्यूमन में कैसे जाएगा, इन ह्यूमन, या कोई और एनिमल उसमें जाएगा। कैसे जाएगा बताओ, देखिए गंदे भोजन के साथ, है ना, प्रदूषित जल के साथ, कॉन्टामिनेटेड वाटर के साथ जा सकता है, कॉन्टामिनेटेड फूड के साथ जा सकता है, गंदे पानी के साथ। क्यों, इनके साथ कहा जाएगा बताओ, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की आहार नाल में चला जाएगा, इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन की आहार नाल में गए। अब एक रूट बनेगा इसका तगड़ा, एक रूट बनेगा बेटा इसका, आहार नाल में चला गया, एलिमेंट्री केनाल में, और वहां से जो जूस डलते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव जूस, उससे उसका अंडे का ऊपर का आवरण हट जाएगा, आवरण हट जाएगा, है ना, एनवेलप हट जाएगा। रिमूवल ऑफ एनवेलप फ्रॉम एग, कैसे हटेगा, बाई डाइजेस्टिव जूस, बाई डाइजेस्टिव जूसेस, पाचन करने वाले जो रस निकलते हैं उनसे उसका आवरण हट जाएगा और अंदर से निकलेगा लार्वा। अब लार्वा का रूट बनने वाला है, देखो बड़ा तगड़ा सा, है ना, अड़ते क्या निकल गया, अंदर से लार्वा आ गया, लार्वा निकल के आ गया भाई। अब ये लार्वा क्या करेगा, तो उसका रूट बहुत खतरनाक होता है, कभी कभी तो बहुत ही गलत रास्ता पकड़ लेता है। अब आओ ये करेगा क्या लार्वा, तो यहां से लार्वा देखो पूरा रूट बनेगा। लार्वा कैसे जाएगा, लार्वा का, हाँ लार्वा कैसे जाएगा, लार्वा जो निकल गया ना कैसे जाएगा, पहले तो आंत की भित्ति से बाहर निकलेगा ये, है ना, तो कम्स आउट थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल, आंत्र भित्ति के द्वारा ये बाहर आ जाएगा, ये भेद के, आंतड़ी की भित्ति को भेद के बाहर आ जाता है, आंत को छेद निकाल के बाहर आ जाएगा, है ना, छप्पर फाड़ के आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अरे आया कि नहीं आया, बाहर निकल के आ गया ना, लार्वा मुक्त होकर बाहर आ गया, आ गया कहां पर ये आएगा आगे ब्लड कैपिलरीज में, रक्त केशिकाओं में आ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज रक्त केशिकाओं में, फिर यहां से जाएगा यकृत निवाहिका में, है ना, हिपेटिक कुछ नाम है यकृत निवाहिका का, कुछ देख लेना, यकृत निवाहिका में आएगा, हिपेटिक कुछ नाम है, हिपेटिक ट्यूब है ना, यकृत निवाहिका, इंग्लिश में क्या टर्म आता है उसके लिए, हिपेटिक ही आता है कुछ, यकृत निवाहिका, यकृत निवाहिका, निवाहिका बताया था मैंने ऑफलाइन में इन इंग्लिश। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यस, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिकम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में आ जाएगा। अब इसके बाद चला जाएगा ये लीवर में, यकृत में, बहुत खतरनाक रूट है भाई साहब, डेंजरस रूट है, लीवर से हार्ट में, ओ भाई हार्ट,
हार्ट से लंग आर्टरी, फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा। फुफ्फुस धमनी में होता हुआ थ्रू या वाया लंग आर्टरी, फुफ्फुस धमनी में होता हुआ चला जाएगा लंग्स के अंदर, फेफड़ों में चला जाएगा भाई साहब। अब फेफड़ों का ये एक रूट बन गया इसका, यहां से यहां तक। देखो कहां से कहां आया, अंत से आया रक्त केशिका में, रक्त केशिका से यकृत निवाहिका, यकृत निवाहिका से यकृत में, यकृत से आ गया हार्ट में, हार्ट से आ गया फेफड़े में। अब किसी आदमी ने मान लो, ये पहला इसको बोलते हैं प्राइमरी माइग्रेशन, प्राइमरी माइग्रेशन। कहां से कहां आया बताओ। देखें पहले इंटेस्टाइन में आया, शॉर्ट एंड स्वीट बनाए तो पहले इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कहा गया ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी से कहा गया हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में गया, उससे कहा गया हिपेटिक पोर्टल सिस्टम से लीवर में गया, लीवर, यकृत, यकृत से कहा गया हार्ट में गया, और हार्ट से गया फेफड़ों में। ये जो रूट है ना IBCHPS, हार्ट और लंग्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी माइग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइग्रेशन। ये प्राइमरी माइग्रेशन है। कैसे, इंटेस्टाइन से बकल, वो इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम से लीवर में, लीवर से गया हार्ट में, हार्ट से गया लंग्स में, फेफड़ों में, है ना, लंग्स में गया। हिंदी में बोले तो आंत्र, हिंदी में करे तो आंत्र से गया रक्त केशिका, रक्त केशिका, रक्त केशिकाओं से यकृत निवाहिका, यकृत निवाहिका, यकृत निवाहिका से लीवर, यकृत, यकृत से हृदय, हृदय में गया, और हृदय से गया फेफड़ों में। इस रूट को बोला जाता है प्राइमरी माइग्रेशन, प्राथमिक प्रवास। प्राइमरी माइग्रेशन समझ में आ गया? बस है, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी माइग्रेशन। अच्छा, उसके बाद में मान लो फेफड़ों में हमारे, अब हम लोग क्या गलती करते पता आपको, कई बार हमें जैसे ना कफ आ गया फेफड़ों में से, तो उसको बाहर थूकने की बजाय निगल लेते हैं, बाहर थूकने की बजाय निगल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है आज तक की हमारी। तो जो होस्ट होता है ना आदमी, उसको खांसी या थूक निकलने की प्रक्रिया अगर उसने, क्योंकि अब फेफड़ों से कहा जाना है इसको, वापस इंटेस्टाइन में जाना है, आंत्र में जाना है, आंतड़ी में जाना है, फेफड़े से आंतड़ी में जाना है, फेफड़ी से, तो हम लोग ऐसे खींच के उसको निगल लेते हैं बस। अगर आपने वो खींच के बाहर थूक दिया, हो सकता है कि एस्केरिस को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया। और अगर आपने उसको निगल लिया ना इंटेस्टाइन में, भाई कौन उठेगा, सोचा रहे तो नंगल ले रहे कोई दिक्की जैसी, वो दिक्की जैसी के चक्कर में आपने एक एस्केरिस को अपनी जगह पहुंचा दिया। तो परपोषी के खांसी या थूक निकलने से क्या होगा, वापस आहार नाल में आ जाएगा। आहार नाल को वापस वो जो लास्ट अपने एलिमेंट्री के नाल में, वहां पर अपना लास्ट मोल्टिंग करेगा वो, और लास्टिंग मोल्टिंग करके मेच्योर हो जाएगा। फिर वापस वही रूट बढ़ेगा इसका, वापस, है ना, फुफ्फुस से वापस, फुफ्फुस मतलब फेफड़ों से, जो अभी जो फेफड़ों से हाथ में नहीं आएगा लास्ट में, वापस ले लिया। ये सेकेंडरी माइग्रेशन है। फेफड़ों से आंतड़ी में जाना, फेफड़ों से लंग्स टू इंटेस्टाइन, ऐसे करके निगल लिया, ये सेकेंडरी माइग्रेशन है। इस पूरे घूमने में इसको 8-10 सप्ताह का टाइम लग जाता है, 2 से 2.5-3 महीने लग जाते हैं। क्यों 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने का टाइम लग जाता है। और पूरी जिंदगी होती है 10 से 12 महीने के। तो ये पूरा जो माइग्रेशन है वो 8 से 10 सप्ताह में करता है, बढ़ जाए 8-10 सप्ताह, 2-2.5 महीने में। और पूरी जिंदगी होती है 10 से 12 महीने की।
1 साल की जिंदगानी रहे स्केरिसो, फिर तो ऊपर जाना रहे स्केरिसो। ठीक है, अब लेते हैं इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। दुनिया के अधिकतर एरिया में, अधिकतर जो है ना बेटा जगह पर ये मिलता ही है, खूब मिलता है। तो इसको कभी किसी निमेटोड को स्टडी करना हो, निमेटोडा में जाते हैं, एस्केलमंथीज जो फाइलम है उसको निमेटेलमंथीज भी कहते हैं। निमेटोड भी एक तरह का ही। तो किसी को अगर इसका निमेटोड स्टडी करनी हो या रिप्रेजेंटेटिव स्टडी करना हो इसका, है ना, तो निमेटोड प्राणियों के अध्ययन के लिए इसी का चुनाव करते हैं। पहला फायदा क्या हो गया, मन निमेटोड पढ़ा दो, एस्केरिस सुई समझा दो। एस्केरिस से समझ जाता है पूरे निमेटोड के बारे में। तो विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में होता है और निमेटोड प्राणियों का अध्ययन करने में बढ़िया है प्रयोगशाला। इसके बाद में वो क्या करते हैं, कभी आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ना हो कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, तो निषेचन का अध्ययन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो भी देखते हैं। एक एलिमेंट्री क्लीवेज, विदलन, जो जाइगोट होता है उसमें बार बार माइटोसिस होना, समसूत्री विभाजन होना, इसके लिए वर्ड आता है विदलन या क्लीवेज। तो उसके अंदर जो माइटोसिस होता है इसकी स्टडी करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो दुनिया में निमेटोड प्राणी पढ़ने हो तो एस्केरिस पढ़ते हैं लोग, फर्टिलाइजर पढ़ा हो एनिमल्स वाला तो एस्केरिस का फर्टिलाइजर का स्टडी कर लेते हैं। कोई किसी को क्लीवेज पढ़ना हो, विदलन समसूत्री विभाजन का स्टडी करना हो तो भी इसमें कर लेते हैं। एक इससे बीमारी हो जाती है एस्केरियसिस, एस्केरियसिस। एस्केरियसिस कौन सी बीमारी होगी, एस्केरियसिस। अगर किसी ने इन्फेक्शियस अंडों को पानी के साथ या फूड के साथ अपने पेट में ले लिया, ज्यादातर बच्चों में ऐसा होता है, ज्यादा बच्चों में होता है देखो, तो उसकी बीमारी हो जाती है। अडल्ट की बजाय बच्चों में ज्यादा होता है तेरा एस्केरियोसिस। आपको ध्यान हो, इंटेस्टाइन को भेद के बाहर निकलता है, इंटेस्टाइन के छेद निकाल के। तो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल है, उपकला, उसको भेद के निकलता है ना, लिखा देखो, आंतरिक उपकला को भेद के निकलता है। इसके बाद में देखो कहाँ कहा जाता है, आपकी मांसपेशियों में, मांसपेशियों, किडनी में, ये वर्टिब्रेट को, इनको भी नुकसान कर सकता है। रीढ़ की हड्डी कोड जो है ना, एक नर्व कोड, इसको भी नुकसान कर सकता है। एक फेफड़ों में खून आने लग जाता है क्योंकि फेफड़ों में जाता है, और उत्तकों में, टिश्यूज में भी सूजन आ जाते है। ज्यादा हो गया ना खतरनाक ही, तो फिर एनीमिया हो सकता है, बुखार हो सकता है। ज्यादा हो गई पेट में एस्केरिस, बुखार, एनीमिया, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, WBC टूटना शुरू, इओसिनोफिलिया, ये रोग हो सकते हैं। बच्चों का पेट फूल जाता है, जिनके पेट में कीड़े होते हैं ना, एस्केरिस फूल जाता है, उनका जो बॉडी डेवलपमेंट है वो उल्टा कम होने, मतलब गिर जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, पाचन तंत्र खराब, पेट में दर्द, आंतों में सूजन, कई बीमारी हो जाती है। और कभी कभी इनकी संख्या अगर बहुत ज्यादा होगी और आपने दवाई दे दी तो फिर ये एक्साइटेड हो जाते हैं और आपस में उलझ के जो गुहा है ना, आंतड़ी की जो खाली जगह है, पाइप, उसको बंद कर देते हैं। फिर इंटेस्टाइनल केविटी को बंद कर देंगे। फिर भैया केवल ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता आदमी। तो कभी कभी अगर ज्यादा हो गया, दवाई देके बेचैन होके और इनका लड्डू बन गया ना, लड्डू, तो आंतड़ियों में लड्डू फंस जाएगा फिर इनका, और वो लड्डू केवल सर्जरी करके, ऑपरेशन करके ही ठीक किया जा सकता है, बिना ऑपरेशन के वो मार सकता है। तो पाठ तो पूरा हो गया बापू। एक चैप्टर बचा लास्ट वाला, फिर उसके बाद में देखते कल वाला। तो लेते 5 मिनट का ब्रेक। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।